internal energy. Now internal, the word itself explains, internal means something which is inside a system, right? Now we are aware that each thermodynamical system consists of a large number of molecules, right? There are many, or I would say a very very huge number of molecules or atoms which are present in a system, right? अब वो molecules random motion में भी होते हैं और उनकी एक पोजीशन भी होती है कि मूव करके अब उस दूसरी पोजीशन पे चले गए, फिर रैंडमली किसी डायरेक्शन में मूव करके किसी और पोजीशन पे चले गए, राइट? सो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी है जो एक सिस्टम के पास होगी, किस वजह से? उसके मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से और उसके मॉलिक्यूल्स की पोजीशंस की वजह से, ठीक है? एंड सिंस ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वजह से है, हेंस द नेम इंटरनल एनर्जी। ओके, सो इंटरनल एनर्जी क्या है? इट इज द टोटल एनर्जी possessed by a system due to molecular motion and molecular configuration. मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे हैं और पोजीशंस एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, इनकी वजह से जो टोटल एनर्जी एक सिस्टम के पास आएगी वो इंटरनल एनर्जी है। नाउ द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, एंड दिस इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इंक्लूड्स ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। भाई मॉलिक्यूल ट्रांसलेट भी कर सकता है, राइट? सीधी एक डायरेक्शन में भी जा सकता है, मतलब सीधी डायरेक्शन से मीन्स रैंडमली कहीं स्ट्रेट पाथ लेकर जा सकता है, रोटेट भी कर सकता है और वाइब्रेट भी कर सकता है, राइट? सो काइनेटिक एनर्जी इन सब मोशंस की वजह से आ सकती है। इसी तरीके से द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो U is the symbol of internal energy. Okay, so U is equal to UK plus UP, internal kinetic energy and internal potential energy. ये टोटल आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम दे देंगे, ठीक? अब एक आइडियल गैस अगर आपके पास है, ठीक है, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस, आप कुछ भी कह सकते हो उसको। नाउ इफ देयर इज एन आइडियल गैस और अ परफेक्ट गैस, ठीक है, आइडियल गैस के केस में हम अज्यूम करते हैं कि जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो जीरो हैं, हेंस नो वर्क इज डन इन चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है? इन केस ऑफ एन आइडियल गैस कौन सी होती है? जो सारे गैस लॉज को ओबे करती है, ठीक है? सो आइडियल गैस के केस में हम अज्यूम करेंगे कि जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो जीरो हैं एंड हेंस नो वर्क इज डन इन चेंजिंग द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक? हम ये मान के चलेंगे। एंड सिंस कोई वर्क हो ही नहीं रहा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को चेंज करने के लिए, यानी कि पार्टिकल्स अपनी पोजीशंस नहीं बदल रहे, so when there is no change in molecular configuration, that implies internal potential energy is zero. Okay, hence in case of an ideal gas, the internal energy is only because of the internal kinetic energy. ये ध्यान रखना। और हम यहाँ इस चैप्टर में हर बार आइडियल गैस की ही बात कर रहे हैं। ओके, सो फॉर एन आइडियल गैस we will consider that the internal potential energy is zero because no work is done in changing the molecular configuration and hence
जो भी इंटरनल एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी. बट इन केस ऑफ रियल गैसेस, अगर कोई एक रियल गैस है जो एक्चुअली में होता भी है, रियल गैस में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जीरो नहीं होती, हम उन्हें जीरो नहीं मान सकते. इसलिए अगर आपको इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज करना है तो कुछ ना कुछ वर्क करना ही पड़ेगा. हेंस रियल गैसेस के केस में इंटरनल एनर्जी विल बी द सम ऑफ बोथ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी. बट हम यहां फोकस करेंगे ये इस सिचुएशन पर, क्योंकि हमें अभी यही पढ़ना है. ठीक है बेटा. एंड एक चीज और, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे. ठीक है, ये भी ध्यान रखना. ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी. इसी तरीके से ये जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है, दिस डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम. ठीक है, बट हमारा मेन फोकस आइडियल गैस पर है. आइडियल गैस में सिर्फ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए हम हर बार यही कंसिडर करेंगे कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर की वजह से चेंज होगी, हम वॉल्यूम नहीं देखेंगे. ठीक है, तो जहां मैं कहूंगी कि द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम हैज बीन इंक्रीज्ड, सो आप समझ जाइएगा दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड. एंड इफ आई से द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड, that means internal energy of the system or the ideal gas has been decreased. ठीक है बेटा. अब इंटरनल एनर्जी हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है. इंटरनल एनर्जी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? दो तरीके होते हैं हमारे पास. इंटरनल एनर्जी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय टू मेथड्स. या तो हीट सप्लाई कर दो. कैसे? मान लो एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है मेरे पास, देयर इज अ कोल्ड बॉडी. उस कोल्ड बॉडी को आप एक हॉट बॉडी के साथ कांटेक्ट में रख दो. ठीक, देखना ध्यान से. कोल्ड बॉडी है, टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है. राइट? आपने एक हॉट बॉडी को जब कोल्ड बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखा तो क्या होगा? हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. सो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा. और ये हीट फ्लो तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता. इसका मतलब कोल्ड बॉडी का जो टेम्परेचर कम था, अब वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा, और हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर ज्यादा था वो अब कम होना शुरू कर देगा. इसका मतलब कोल्ड बॉडी जो थी उसके लिए अब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और हॉट बॉडी के लिए इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है बेटा. इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली रिलेटेड. जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी. फाइन. सो हीट की हेल्प से हमने इंटरनल एनर्जी को चेंज कर दिया. इसी तरीके से दूसरा फैक्टर है वर्क. आप एक वर्क करके भी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? मान लो मेरे पास एक कंटेनर है एंड दैट कंटेनर इज fitted with a piston and there is an ideal gas which is filled inside. ठीक, आपने इस पिस्टन को लेट्स से जस्ट ये चीज सोचो कि एक फोर्स F लगाकर पुश करना शुरू कर दिया. अब आप इस पिस्टन को नीचे लेके आ रहे हो. दैट मीन्स आप वॉल्यूम
डिक्रीज कर रहे हो, कंप्रेशन कर रहे हो। ठीक है, कंप्रेशन में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड हेंस जब टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, सो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी इस सिस्टम की। सो आपने क्या किया, आपने वर्क किया, वर्क करके आपने इंटरनल एनर्जी को चेंज किया। सो इंटरनल एनर्जी जो है ये आपका एक स्टेट वेरिएबल है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं। इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी भी स्टेट वेरिएबल है, जबकि हीट एंड वर्क ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में हेल्प करेंगे। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ जो है दैट इज सिंपली द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली ये लॉ आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताता है। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स it explains the concept of internal energy. Fine. अब हमने अभी जस्ट पढ़ा कि इंटरनल एनर्जी जो होती है उसको आप चेंज अगर करना चाहते हो, राइट, सो वी कैन चेंज इंटरनल एनर्जी थ्रू टू मोड्स, either you supply or withdraw heat or you perform some work either on the system or the work is done by the system. ठीक है, सो हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी ये आपस में रिलेटेड है और इसी रिलेशन को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करता है। ठीक है, क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq is equal to du प्लस dw। ये फिजिक्स में फर्स्ट लॉ ऐसे होता है, जबकि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा du is equal to dq plus dw, राइट। उसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन अभी समझ आता है, मैं अभी समझा रही हूं। ठीक है, फिजिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है dq is equal to du plus dw, where dq is the small amount of heat that is supplied to the system by the surroundings. Okay, then du is the small change in internal energy of the system. Okay, and dw is what, the small amount of work done लिख सकते हो। So dw is the small amount of work done by the system on the surroundings. ठीक, ये टर्म्स हैं, ये जो आपका रिलेशन है। अब इसको जरा ध्यान से समझो, ये क्या कह रहा है, dq is equal to du plus dw, that means the energy supplied to the system, the energy supplied to the system is partially
spent in increasing the internal energy of the system, and rest is used in doing work on the surroundings. ठीक, अब यहां पर साइन कन्वेंशंस की अगर हम बात करें, आप लोगों ने, अब ध्यान से सुनना, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वर्क डन ऑन द गैस इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव. यही पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, राइट? फिजिक्स में उल्टा होता है. जैसे कैथोड और एनोड नहीं होती, फिजिक्स में एनोड पॉजिटिव होती है जबकि केमिस्ट्री में एनोड नेगेटिव होती है. ठीक है, इसी तरीके से ये चेंज है यहां पर. इन केमिस्ट्री यू मस्ट हैव डन दैट वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव, जबकि यहां पर वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव. ये चेंजेस आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, तो अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं, सो dW will be positive when work is done by the gas. ये आपको याद रखना है. फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंफ्यूज मत हो जाना. ठीक है, एंड dW will be negative when work is done on the gas. ठीक, यानी कि when work is done by the gas, work done is positive. इसका मतलब जब गैस एक्सपैंड करेगी, ये एक्सपेंशन का केस है, और जब गैस कंप्रेस करेगी तो आप क्या कर रहे हो? यू आर डूइंग वर्क ऑन द गैस. सो वर्क डन नेगेटिव लेना होगा आपको. क्लियर? इसी तरीके से अगर हीट सप्लाइड की बात करें, dq, right? dq will be taken as positive when heat is supplied to the system. सिस्टम मीन्स गैस. जब आप गैस को हीट सप्लाई करोगे तो dq पॉजिटिव लोगे, एंड व्हेन हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम वी टेक dq एज नेगेटिव. ठीक है, जब आप गैस से हीट निकाल लोगे तो आपको dq को नेगेटिव लेना है. अब इंटरनल एनर्जी देखते हैं. इंटरनल एनर्जी में क्या है? व्हेन टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, ओके, देन इंटरनल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस. सो उस कंडीशन में हम du पॉजिटिव लेंगे. सो du विल बी पॉजिटिव व्हेन टेम्परेचर of the gas increases. Okay, and du will be taken as negative. Change in internal energy आप नेगेटिव लोगे जब टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाएगा. ये तो आपको पता ही है, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी दे आर डायरेक्टली रिलेटेड. सो ये साइन कन्वेंशन हम यहां यूज करेंगे. इसीलिए फॉर्मूला में फर्क है. जो केमिस्ट्री में पॉजिटिव है वो चीज फिजिक्स में नेगेटिव है, जो केमिस्ट्री में नेगेटिव है वो फिजिक्स में पॉजिटिव है. दैट इज व्हाई द फॉर्मूला इज दिस, बिकॉज फिजिक्स में ये फॉर्मूला पॉजिटिव साइन कन्वेंशन को देखकर लिया गया है. ठीक है, सो आप ये ध्यान रखेंगे. Work done by the gas is positive. Work done on the gas is negative. When heat is supplied to the system, then small amount of heat will be positive, and when heat is drawn from the system, we'll take it as negative. And when temperature is increased, internal energy will be positive. When temperature is decreased,
internal energy will be negative. So the first application is isothermal process. Isothermal process क्या बताया था? What is an isothermal process? बताओ, जल्दी जल्दी बोलो आंसर. Yes, exactly. Delta T is constant. नहीं बेटा, T is constant, delta T is 0. Okay. Isothermal process means the temperature remains constant. So अगर temperature constant है, so change in temperature will be 0. भाई अगर temperature change ही नहीं हो रहा तो फिर change in temperature 0 ही लिखोगे ना. dt का मतलब है change in temperature. So when temperature is constant, change in temperature is 0. अब internal energy क्या समझाया आपको? Internal energy directly dependent on temperature. Temperature increase करोगे, internal energy increase होगी. अब अगर temperature change ही नहीं हो रहा तो internal energy भी change नहीं होगी, वो constant रहेगी. Right? So first law क्या बन जाएगा? dq is equal to du plus dw. ये फॉर्मूला है. du हो गया 0. So what we are left with? dq is equal to dw. So this means in an isothermal process, the heat supplied to the system is used to do work. ठीक है. जब आप एक isothermal process में heat supply करोगे system को, so that entire heat will be used in doing a work. हाँ जी बेटा. Second part, let's take an adiabatic process. क्या होती है adiabatic process? Right. At Q is constant. Adiabatic process is a process in which there is no heat exchange. So that means heat remains constant. So if heat is constant, so delta Q becomes 0. There will be no change in heat. So अगर heat change नहीं हो रही, so first law जो है आपका dq is equal to du plus dw, ये क्या बन जाएगा? ये 0 हो गया. So du will be equals to minus dw. Right? Now अब ये क्या indicate करता है? When, let's say, when a gas expands adiabatically, अगर एक गैस expand कर रही है adiabatically means there is no heat exchange. So गैस के expand करने में क्या होगा? Expansion में मैंने क्या बताया था? Work done will be positive, right? So when a gas expands, if you are taking the case of expansion, so work done will be positive. अब अगर work done positive है तो internal energy definitely negative आनी चाहिए. प्रूव करते हैं इसको कि नेगेटिव आएगी क्या. अब जब आप गैस को एक्सपैंड कर रहे हो, एक्सपेंशन मीन्स you are decreasing the pressure and increasing the volume. So temperature पे क्या फर्क पड़ता है? Temperature decrease होता है, right? जब भी गैस expand करती है, pressure और temperature decrease होते हैं, volume increase होता है. So जब temperature decrease हो रहा है, so definitely internal energy भी decrease होगी, तो negative ही आएगा. Hence proved, हमने प्रूव कर दिया. ठीक है. कंप्रेशन का केस ले लो. कंप्रेशन के केस में उल्टा हो जाएगा. When a gas is compressing, so we take work done as negative.
इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आनी चाहिए, आएगी भी। कैसे आएगी? जब आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो, आप पिस्टन को मूव नीचे की तरफ करा रहे हो, यू आर कंप्रेसिंग द गैस, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड हेंस रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस। सो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, सो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव ही आएगी। ओके, now third is isovolumic process. Isovolumic means a process in which the volume of the system remains constant, right? So here V is constant, that means change in volume will be 0. अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्स्ट लॉ है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। हम जब वर्क डन इन एन आइसोथर्मल चेंज और एडियाबैटिक चेंज कर रहे थे, हमने dw का एक्सप्रेशन निकाला था pdv, राइट? सो वी कैन पुट इट ओवर हियर। अब यहां पर क्या है? dv इज 0, सो सिर्फ क्या आ जाएगा? dq इज इक्वल टू du। सो जब आइसोवॉल्यूमिक चेंज होगा, इन एन आइसोवॉल्यूमिक चेंज, heat absorbed by the system will increase the internal energy of the system by the same amount. अगर 10 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है एक सिस्टम, सो 10 जूल से ही उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है? इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, then its internal energy will increase by the same amount and vice versa. Of course, अगर decrease कर रहे हो, heat is withdrawing from the system, तो internal energy भी decrease होगी, ठीक है? This is isovolumic process. Then fourth case, cyclic process. साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? इफ अ सिस्टम आफ्टर अंडरगोइंग सम चेंजेस, इफ इट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, वी से दैट इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। समझ आया? अगर एक सिस्टम है, उस सिस्टम पर हमने कुछ चेंजेस करे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस करी, ठीक है? वो चेंजेस के बाद अगर वो सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाता है, तो उसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। मतलब जहां से स्टार्ट किया, घूमकर वही वापस आ गया वो, राइट? तो अगर एक साइक्लिक प्रोसेस हो रही है, जैसा सिस्टम इनिशियली था, कुछ प्रोसेसेस होने के बाद भी अब सिस्टम वापस वैसा ही है, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन एनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, राइट? नो चेंज इन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। कोई इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल प्रॉपर्टी, राइट? कोई इंटरनल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आया सिस्टम के, जैसा वो पहले था वैसा ही बाद में भी रहा, तो इंटरनल कोई चेंज नहीं आया सिस्टम के अंदर। तो जब इंटरनल चेंज नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं हुई। इंटरनल एनर्जी ही है ना एक इंटरनल प्रॉपर्टी। जब सिस्टम जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई। सो du becomes 0 and hence dq is equal to dw। साइक्लिक प्रोसेस में ये होगा, ठीक है?
जितना हीट आप सप्लाई करोगे सिस्टम को एक साइक्लिक प्रोसेस में, एग्जैक्टली उतना ही वर्क डन होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो, द वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस will exactly be equal to the amount of heat transferred to the system. जितना वर्क डन किया exactly उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को सप्लाई भी करी। सो रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस, ठीक है, इसको बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। ठीक, अब कौन कौन सी स्पेसिफिक हीट्स होती हैं? सीपी एंड सीवी। ठीक है बेटा, सो लेट्स कंसिडर दैट देयर इज 1 gram mole of an ideal gas which is enclosed in a cylinder. ठीक है, let P, V and T be the initial pressure, volume and temperature of the gas. सबसे पहले हम सिचुएशन लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की। ठीक है, सो लेट द गैस बी हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, थ्रू अ स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर dt। लेट्स से हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक गैस को हीट किया थ्रू अ स्मॉल टेम्परेचर dt। ठीक, सो कितनी हीट सप्लाई होगी? आपके पास फॉर्मूला है dq इज इक्वल टू NCDT। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो एंड वी आर टेकिंग 1 gram mole of an ideal gas, so this becomes dq is equal to 1 into CV dt। ठीक, let this be equation number 1। अब फर्स्ट लॉ लगाओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है आपको? dq is equal to du plus dw, राइट? सो dq की जगह मैं cv dt लिख सकती हूँ। सो cv dt is equal to du plus pdv। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0। सो ये बस ये इक्वेशन रह जाएगी। ठीक है, या ऐसे लिख दो इसको। सो ये एक और आपके पास इक्वेशन आ गई, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, लेट नाउ गैस बी हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करते हैं। ठीक है, सेम टेम्परेचर से हीट करना है, बिकॉज अगर आपको दो चीजों के बीच में रिलेशन देखना है तो आप उस गैस को हीट तो सेम टेम्परेचर पे करो ना। सो लेट गैस बी हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर थ्रू सेम टेम्परेचर dt। ठीक बेटा, अब यहां पर क्या रिलेशन आ जाएगा? dq इज इक्वल टू NCdt, यही फॉर्मूला है। कांस्टेंट प्रेशर पे अप्लाई करो, सो dq इज इक्वल टू 1 इंटू Cp dt। बट हमें नहीं पता कितनी हीट सप्लाई हो रही है, तो इसको हम डैश ले लेंगे। dq डैश इज इक्वल टू 1 इंटू Cp इंटू dt। ओके, देन we apply first law, so dq is equal to du plus dw। ठीक है, अब कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो, सो डैश लगाएंगे यहां पर, बिकॉज वी डोंट नो कितना हीट देना पड़ेगा, कितना इंटरनल एनर्जी चेंज होगा।
So dq dash is equal to du dash plus dw dash. Now dq dash की जगह cp dt पुट कर सकते हैं. This is equal to du dash plus pdv. अब देखो यहां पे भी हमने dt टेम्परेचर पर हीट किया है, यहां पे भी हमने dt टेम्परेचर पे हीट किया है. सो राइज इन टेम्परेचर इन बोथ द केसेस इज सेम. तो अगर सेम टेम्परेचर इंक्रीज किया है इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी सेम ही रहेगी, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. सो इफ the temperature is same in both the cases, so internal energy has to be same in both the cases, right? So we can write du is equal to du dash. क्यों लिखोगे? As dt is same in both cases. So अब du dash equal हो गए. So यहां पर क्या लिख सकते हैं? cp dt is equal to du plus pdv. du क्या है? ये रहा फ्रॉम इक्वेशन 2. du की जगह मैं लिख सकती हूँ cv dt plus pdv, राइट? ये आ जाएगा. So this becomes cp minus cv into dt. This is equal to pdv. Correct? Now from ideal gas equation, we have pv is equal to RT for 1 mole of an ideal gas. So we can differentiate it. Differentiate करोगे so pdv is equal to rdt आ जाएगा. अब pdv ये रहा, इसकी जगह मैं rdt पुट कर दूं. This implies cp minus cv dt. This is equal to rdt. बस dt dt कैंसिल हो गया, आ गया आपके पास फॉर्मूला. cp minus cv is equal to R. So this is called as Mayer's formula. Cp minus Cv is equal to R. और यहां से भी आप देख सकते हो Cp is Cv plus R, right? So definitely Cp is greater than Cv. Clear है? So simple derivation है, you take a gas in a container, 1 gram mole of an ideal gas. पहले कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन लगाओ. कांस्टेंट वॉल्यूम पे dq इज इक्वल टू cv dt बनेगा. फर्स्ट लॉ से dq इज इक्वल टू du आ जाएगा बिकॉज dv 0 है, सो वर्क डन 0 हो गया. तो du इज इक्वल टू cv dt आ गया. अब कांस्टेंट प्रेशर पे फिर से सेम कंडीशन लगाओ. कांस्टेंट प्रेशर पे dq डैश इज इक्वल टू cp dt. फर्स्ट लॉ बनेगा dq डैश इज इक्वल टू du डैश प्लस dw डैश. ठीक है, dq डैश की जगह पे cp dt पुट करिए, dw डैश की जगह पे pdv पुट करिए. नाउ दोनों कंडीशंस में द टेम्परेचर इज सेम. पहले भी dt ही राइज इन टेम्परेचर था, बाद में भी dt राइज इन टेम्परेचर है. सो सिंस टेम्परेचर इज सेम, सो इंटरनल एनर्जी विल बी सेम. सो du इज इक्वल टू du डैश. तो du डैश की जगह du पुट करो, du की जगह cv dt पुट करो, आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा cp माइनस cv इंटू dt इक्वल्स टू pdv. बस स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन लगाओ, pv इज इक्वल टू RT. सो pdv इज इक्वल टू rdt. pdv की जगह rdt पुट करिए, आपका आंसर cp माइनस cv इज इक्वल टू r. So this is Mayer's formula. एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिराइव मेयर्स फॉर्मूला. ठीक है, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है
Using first law, state, first law of thermodynamics, and using first law, establish a relation between two principal specific heats of a gas. So you have to derive this.